नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले 3 महीनों से अमित शाह महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को तोड़ने में, कमज़ोर करने में जुटे हुए थे। लेकिन शाह की ये 3 महीनों की मेहनत पर सिर्फ 3 दिन में शरद पवार ने पानी फेर दिया। अब जाहिर तौर पर इसमें कौन असली चाणक्य है तो बाद में बात होगी, लेकिन पवार ने मोदी को और अमित शाह को एक मैसेज दिया है इन 72 घंटों में कि मराठी राजनीति के साथ, मराठा पॉलिटिक्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, दांव उल्टा भी पड़ सकता है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी पिछले एक अरसे से शरद पवार के पीछे लगे थे। पहले शरद पवार को घेरने की कोशिश हुई ईडी के ज़रिए, फिर प्रफुल्ल पटेल को घेरने की कोशिश हुई, उसके बाद फिर अनिल देशमुख जो उनके मंत्री थे उनको जेल भेज दिया ईडी ने, फिर नवाब मलिक बहुत ही खास शरद पवार के, उनको जेल भेजा गया। उसके बाद सरकार ही गिरा दी गई जो एनसीपी के समर्थन से चल रही थी। तो सरकार गिराई गई, कुर्सी छीन ली उद्धव ठाकरे से। पूरी तरह से ना सिर्फ उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को भी सड़क पर लाने की कोशिश हुई। लेकिन असली चाणक्य की आप असली राजनीति देखिए, या यूं कहें दांवपेच देखिए कि इस्तीफा देने के बाद शरद पवार और मजबूत हो गए, उसी तरह से जैसे गद्दी से उतरने के बाद ठाकरे किंग हो गए। क्या ये दोनों गुजरात से आने वाले नेता अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को समझ नहीं पाए, या इन्होंने उद्धव ठाकरे को बहुत हल्के में ले लिया, या शरद पवार को अंडरमाइन कर दिया, या अजीत पवार को एक खिलौना समझा? क्या ये मोदी और शाह मराठी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए? What happened to them? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये सब नहीं हुआ, वो देवेंद्र फडणवीस को ओवर एस्टिमेट कर गए। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस को वो महाराष्ट्र के चाणक्य, महाराष्ट्र के धुरंधर, महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता, वंडर बॉय ऑफ महाराष्ट्र, वंडर बॉय, जननायक के रूप में देखने लगे। उन्हें पता नहीं था कि ये जननायक अपनी नागपुर की भी सीट निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, आज प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर। और देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को महाराष्ट्र में समाप्त करने की सुपारी ली, ऐसा काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, महाराष्ट्र के 2 बड़े बेखौफ पत्रकार, या यूं कहें आज के दौर में एक ऐसी आवाज जो खुलकर सच बोलती हो कैमरे पर, वो आज आपके सामने होंगी। और हमारी कोशिश होगी, हम तीनों की कोशिश होगी, टाइगर की, सुधीर सूर्यवंशी की और मेरी, कि जो सच है पर्दे के पीछे का, जिसे छुपाया जा रहा है दिल्ली दरबार से लेकर गोदी मीडिया तक, वो सच आपके सामने लाएं और ये आपको बताने की कोशिश करें कि ये जो दांव है शरद पवार का, इसका असर मोदी और अमित शाह की जो राजनीति है, या उनकी जो हसरतें हैं 2024 को लेकर, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देश की राजनीति पर, ना सिर्फ महाराष्ट्र पर, उस पर मैं खुलासा करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि चंद सेकंड आप मुझे दीजिए कि ये जो 72 घंटे का जो घटनाक्रम था मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहां पर पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद वापस लिया, इस पूरे घटनाक्रम में अमित शाह कहां बाजी हार गए और कहां अजीत पवार जो भतीजे हैं शरद पवार के, जो एक तरह से चैलेंज कर रहे थे या बीजेपी जाना चाह रहे थे, वो किस तरह से बेनकाब हो गए, ये सब भी। अब दोस्तों, शरद पवार ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद रोल बैक किया, यानी इस्तीफा वापस ले लिया। अब ये जो राजनीतिक घटनाक्रम था जिसने एक तूफान पैदा किया, हलचल पैदा की महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, इसके असली मतलब क्या है, मायने क्या है, राजनीतिक मायने क्या निकलते? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, वो ये है कि शरद पवार, यहाँ 80 साल के ऊपर के नेता, उन्होंने अमित शाह को बता दिया कि यूं तो इस वक्त आज के दौर में कोई चाणक्य नहीं, चाणक्य सिर्फ देश में एक ही हुआ, लेकिन फिर भी अगर कलयुग की राजनीति में कोई चाणक्य है तो अमित शाह नहीं है, वो शरद पवार ही है। और जिस तरह से अमित शाह का प्लान फेल किया, एनसीपी को तोड़ने का, महाविकास अघाड़ी को कमजोर करने का, उस पर जिस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक से इस्तीफा देकर पानी फेरा है, मुझे लगता है कि वो वाकई तारीफ करने लायक है कि राजनीति कहते किसे, ये शरद पवार ने बताने की कोशिश की है। व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये मैसेज दिया है अमित शाह को।
उनका दूसरा बड़ा जो एक संदेश निकल रहा है, मैसेज निकल रहा है शरद पवार का, ये है कि अपने भतीजे, अपने सगे भतीजे अजीत पवार को भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भले ही तुम अपने स्कैम्स में, अपने घोटालों में आप अगर क्लीन चिट लेते हैं मोदी से या अमित शाह से या उनकी ईडी से या उनकी सीबीआई से, तो मुझे इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। आप इरिगेशन स्कैम में क्लीन चिट ले लीजिए, आप कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में क्लीन चिट लीजिए, मुझे ऐतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप पार्टी के आइडियोलॉजी को डेविएट करने की कोशिश करेंगे या आप सेंधमारी करेंगे किसी की शय पर, तो शरद पवार जब तक जिंदा है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक मैसेज है जहां एक झटके में, एक इस्तीफे ने ना सिर्फ अमित शाह को उसकी हैसियत दिखाई, अजीत पवार का भी कद छट गया और आज अजीत पवार के जैसे होंठ से ले हुए हूं। मैसेज इज़ वेरी क्लियर, आप कहाँ खड़े हैं ये तय कर दिया, वो ज़मीन तय कर दी शरद पवार ने। और दोस्तों एक चीज़ और, शरद पवार का जो तजुर्बा है सियासत में, 1960 से वो सक्रिय राजनीति में, आप कह सकते हैं कि 60, 62 या 63 साल का, मोर देन 63 ईयर्स उनका तजुर्बा है सियासत में। उतनी उम्र नहीं है अमित शाह की। अमित शाह 1964 बॉर्न है, जबकि 1960 में शरद पवार सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। तो एक मैसेज ये भी है अमित शाह को, शरद पवार का, कि तजुर्बा तजुर्बा होता है, अनुभव अनुभव होता है। और शायद जो सबसे बड़ा संदेश दिया है कि ऐसे तुम एनसीपी को तोड़ नहीं पाओगे। जिस पार्टी को अपने पसीने से शरद पवार ने खड़ा किया, उसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हो। तो हर सूरत में इस इस्तीफे के जरिए या इस घटनाक्रम के जरिए शरद पवार ने एनसीपी को ना सिर्फ टूटने से बचाया और मजबूत कर दिया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी चीज़ जो पॉइंट नंबर 4 है, अगर आप इसका एक और मायने निकालें और एक बड़ा मायने निकालें, कि उन्होंने एक राहत दी राहुल गांधी को, नीतीश कुमार को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, केसीआर को, स्टालिन को, जो समूचा विपक्ष है, उसको शरद पवार ने एक मैसेज दिया है कि आप चिंता मत करिए, मैं अमित शाह और मोदी की गोद में बैठने वाला नहीं हूँ, और अगर भतीजा भी बैठने की कोशिश करेगा तो उसको मैं खुद डील कर सकता हूँ। ये भी एक उन्होंने मैसेज दिया। तो विपक्ष की जो एक एकता है उसको उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी, और शायद इसीलिए शरद पवार नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं और जल्द ही पटना में एक बड़ी रैली हो रही है विपक्षी नेताओं की, और वहाँ पर एक नया ब्लूप्रिंट वो तैयार करेंगे मोदी से निपटने का। अब शरद पवार ने आज शाम इस्तीफा दिया और उसके बाद एक राहत की सांस ली विपक्ष ने, लेकिन उतनी ही बेचैनी बढ़ गई मोदी और शाह की, जो इस वक्त कर्नाटक में एक बहुत मुश्किल विकेट पर खेल रहे हैं। कर्नाटक हार भी सकते हैं, और कर्नाटक हारें जीतें जो भी है, जो महाराष्ट्र पर फैसला आने वाला, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई है शिंदे फडणवीस सरकार पर, उसको लेके भी बेचैनी है मोदी और शाह में। इन सब के मायने क्या है, मतलब क्या निकल रहे हैं, और आगे की जो राजनीति है, और खासकर शरद पवार के इस 72 घंटे के घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय राजनीति और मोदी शाह की ज़मीन पर खड़े, मुझे लगता है कि टाइगर और सुधीर सूर्यवंशी, 2 मंझे हुए पत्रकार, और 2 ऐसे पत्रकार जो आज की तारीख में, आज के दौर में सच बोलने की हिम्मत कर पाते हैं, उनके साथ चलते हैं, तह में जाते हैं इस पूरे मामले में, और जो सही तस्वीर है वो आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर आपको समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही तस्वीर 2024 में क्या होने जा रहा है उसकी इबारत भी लिख रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं टाइगर और सुधीर सूर्यवंशी के पास। सूर्यवंशी साहब मुंबई में हैं और टाइगर दिल्ली में है। और अगर मैं खुलकर बोलूं और शुरू में बोलूं, क्या अमित शाह जो प्लान बी बना रहे थे, जो मोदी प्लान बी बना रहे थे, जो फडणवीस सपना देख रहे थे कि हम अजीत पवार को खींचेंगे, उनके साथ 4-5 और 10 लोग खींचेंगे, एनसीपी को तोड़ देंगे, सरकार भी बनाएंगे और महाविकास अघाड़ी को भी तोड़ेंगे, और फिर 24 में रास्ता आसान करेंगे, ये सारा प्लान फेल कर दिया है मास्टर स्ट्रोक ने शरद पवार ने। बिल्कुल फेल कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। उसके कई कारण हैं। बार बार लोग इस जो लोगों का इधर उधर भागना, ये हमेशा कई दिनों से लोग सर्वोच्च न्यायालय के एक संभावित फैसले को लेकर कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, उसके लिए ये इधर से आएंगे उधर से आएंगे। बेसिकली महाराष्ट्र की राजनीति की सारी बागडोर अब अमित शाह ने अपने हाथ में ली।
क्योंकि अब वो जो हमारे देवेंद्र फडणवीस है, ये अब एक रबर स्टैंप के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये बात आप मान लीजिएगा। तो सवाल अभी इस सरकार का गिरने ना गिरने का नहीं है, ये सरकार इतनी जल्दी गिरेगी नहीं, क्योंकि इसमें इतने सारे मसले हैं, कई चीजें फिर आएगी कोर्ट में। सवाल है 2024 का, यदि महाविकास आघाड़ी इसी ताकत के साथ लड़ती है तो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ जाए तो कोई लोकसभा में कोई इसमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लगातार बाई इलेक्शंस हो गए, अभी मंडियों के चुनाव हो गए, हर जगह पे ये तथा जो अभी जो ईडी सरकार है या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जो गुट है, ये कहीं ना कहीं मार खाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्लीश्वर जो दिल्ली के ईश्वर है, इनको 2024 की पड़ी है, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बड़ा क्लियर कर बता दूं 2024 में क्या होगा, इसके लिए वो बहुत चिंतित है, क्योंकि 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जो उत्तर प्रदेश से बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में अब यदि महाविकास आघाड़ी को आपको डेंट मारना है, तो महाविकास आघाड़ी शिवसेना उन्होंने तोड़ के देखी, वो मुंह के बल गिर गए, क्योंकि जो बची हुई शिवसेना है, उनके पास विधायक सांसद ना हो, लेकिन जनमानस बहुत साथ में, लोगों की सिंपैथी है। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस को तो वो 3 ना 13 में गिनते हैं। रही शरद पवार की बात, एनसीपी एक ऐसा फोर्स है जो महाविकास आघाड़ी का बाइंडिंग फोर्स है, जो महाविकास आघाड़ी को बांध के रखता है। यदि एनसीपी को तोड़ दिया जाए, महाराष्ट्र की सरकार बचाने ना बचाने के लिए नहीं, लेकिन एनसीपी को यदि तोड़ दिया जाए, तो शरद पवार को यदि अपने घर में ही घेर लिया जाए, तो हो सकता है महाविकास आघाड़ी का खेल खत्म हो जाए। और उन्होंने इस पूरे एपिसोड में एक बात तो बता दी कि एनसीपी पे उनकी जो पकड़ है वो शायद और किसी की नहीं। वहां अजीत दादा भी बगले झांकते नजर आए, बाकी सीनियर नेता भी इधर उधर भागते नजर आए। जो जी हुजूम था और जो जनमानस, उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि लोग शरद पवार के पीछे थे। शरद जी पवार है तो एनसीपी है, बाकी कोई किधर भी इधर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जी मैसेज जाने के बाद जो फेंस सिटर है वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि अभी 6 महीने में यदि मेरे हिसाब से प्रीपोन यदि इलेक्शन होते हैं लोकसभा के 6 महीने, तो महाराष्ट्र सरकार के पास 6 महीने हो जाते हैं, और इकट्ठा यदि चुनाव कर लेते हैं तो फिर ज्यादा समय नहीं है। जी दूसरी बात है, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाना भी नहीं चाहती। क्यों बनाएगी? क्योंकि अभी आपको एक सिंपैथी मिली हुई, उस सिंपैथी के ऊपर पानी गिर जाएगा यदि आप सरकार में यार कुछ नहीं कर पाए, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी आपके सर पे चल जाएगी। तो कुल मिला के जब विन विन पोजीशन में है, तो सरकार में आना क्यों है? अब वो जितना भी कुकर्मों का पाड़ा है, वो इसी सरकार पे फूटना है, चाहे इन्होंने किया हो नहीं किया हो। तो कुल मिला जी के ये जो ऑपरेशन का मास्टर स्ट्रोक था, मैंने पहले भी कहा, शरद पवार ने पिछले चुनाव में जी भी ईडी की नोटिस मिलने पे पहले नेता थे देश में जिन्होंने ईडी की नोटिस को वेपन के रूप में यूज करके एक राजनीति में पूरा बदलाव ला दिया। सूर्यवंशी जी, आप मुंबई में हैं और जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में मैं बात करूं तो आप पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, किताबें भी आपकी आ चुकी हैं और बड़ी बारीक निगाह आप मुंबई में रह के मुंबई की राजनीति पर रखते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पर रखते हैं। ये जो टाइगर बोल रहे हैं, और टाइगर के अगर मैं जिस्ट बताऊं तो जो बिसात अमित शाह ने बिछाई थी मोदी की शय पर, और जिसमें मोहरे थे फडणवीस और एकनाथ शिंदे, क्या उस बिसात को वापस पलट दिया शरद पवार ने? मुंह पे मार दी बिसात अमित शाह के। क्या हम इसको ऐसा देखें? बिल्कुल दीपक जी, आप देखेंगे 2019 में जब महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, तो उस गठन में शरद पवार की अहम भूमिका थी, और उसके बाद में शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी की 30 साल से ज्यादा एक एली थी, अलायंस पार्टनर थी, आइडियोलॉजिकल पार्टनर थी, उस पार्टनर को अपने तरफ खींच तो लिया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना भी दिया, और कांग्रेस जो सेकुलर विचारधारा है और शिवसेना जो हिंदुत्व विचारधारा है, दोनों को मिला के उन्होंने महाविकास आघाड़ी का सरकार बनाया। तो उस टाइम अमित शाह, जो बीजेपी को 106 नंबर मिले थे तो 288 जो असेंबली में, तो अमित शाह को दिखा दिया उसी टाइम 2019 में कि महाराष्ट्र का और जो असली चाणक्य बोलते हैं कौन है उस टाइम पे। और उस टाइम से मेरे ख्याल से वो द्वंद्व चल रहा है शरद पवार में, अमित शाह में। तो द्वंद्व का बदला उन्होंने ऐसा लिया कि शिवसेना को जो शिंदे गुट है उनको तोड़ दिया और शिवसेना को ठाकरे माइनस किया, और पहला जो रिवेंज था उन्होंने लिया। वही रिवेंज वो शरद पवार के साथ लेना चाहते थे, एनसीपी को तोड़कर अजित पवार के हेल्प के साथ। आप देखेंगे तो शरद पवार का रेजिग्नेशन सिर्फ महाराष्ट्र और एनसीपी के लिए अभी लिमिटेड नहीं है, उनको स्टैलिन का फोन आ रहा है, उनको अपोजिशन के जो बड़े बड़े लीडर है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार का आ रहा है, सबका आ रहा है, लोग है अपोजिशन के, उनका फोन आ रहा है। तो पूरा वो अभी एक नेशनल लेवल पे ये चीज चली गई है। पवार एक करिश्मेटिक लीडर है, लोगों को गिरा भी सकते हैं,
विलास राव को उन्होंने गिराया था उनके इलाके में जाके, और लोगों को चुन के भी ला सकते हैं। इसलिए एनसीपी के जो लीडर्स है, बाकी जो एमएलए है, इनमें खौफ और डर पैदा हो गया। पवार के अगेंस्ट अब हम जाएंगे तो हम गिर सकते हैं, अपनी राजनीति का एक पॉलिटिकल सुसाइड हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो रेजिग्नेशन है, उन्होंने पूरा एक माहौल महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में चेंज कर दिया है, और एक बार एक प्रूव कर दिया शरद पवार ही असली चाणक्य है। जब पॉलिटिक्स का गेम आता है, पॉलिटिक्स का चेकमेट आता है, इस चाल की वजह से उन्होंने अपने भतीजे को चेकमेट किया, लेकिन अमित शाह को भी चेकमेट कर दिया। टाइगर, जैसा कि सूर्यवंशी जी ने अभी कहा कि असली चाणक्य शरद पवार हैं, शरद पवार हैं, तो अगर असली चाणक्य शरद पवार हैं जिन्होंने अमित शाह पे पूरी बिसात पलट दी, तो फिर अमित शाह कौन से चाणक्य हैं? दीपक भाई, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, चाणक्य और अमित शाह ये नाम आपस में जोड़ के चाणक्य का अपमान मत करिएगा। चाणक्य वाकई एक चाणक्य थे, वो राजनीति के जानकार थे, वो बिसात बिसाना जानते हैं। ये जुगाड़ू नेता है, अमित शाह इज जुगाड़ू नेता। वो तोड़ फोड़ करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यदि इनके हाथ से निकाल दी जाए तो ये गुजरात के सिवा कहीं और अपनी सरकार बना नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, जरूर है, लेकिन वो बीएसपी के साथ क्या किया ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं। बाकी देश में कहाँ इनकी सरकार है मुझे बताइए। कर्नाटक से लेके गोवा से लेके, मतलब गोवा कर्नाटक के भी नीचे थोड़ा आता है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां जहां इनकी सरकारें हैं सब उधार के सिंदूर पे, सब तोड़फोड़ करके बनाई गई। राजस्थान में तोड़फोड़ कर नहीं पाए, गुजरात में तो इनकी अपनी सरकार है, मैं मानता हूं, लेकिन यूपी की तो मैंने आपको बात बताई। आसाम में जो इनकी सरकार है वह तो मुख्यमंत्री उधार का सिंदूर है, कांग्रेस से लाया हुआ है। उत्तराखंड में इनकी सरकार है तो उसमें उत्तराखंड में सोनिया कांग्रेस जीतेगी या मोदी कांग्रेस जीतेगी, ये हम डिस्कस करते थे। गोवा में 12 मंत्री है, उसमें से सिर्फ 2 संघ के, संघ बैकग्राउंड वाले, बाकी सब कांग्रेसी। तो ये जुगाड़ सिस्टम से सरकारें बनाते हैं। 2 विधायकों पे भी अपनी सरकार बनाते हैं डरा धमका के। और हमारे दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि 75 साल हो गए देश में, ये जो एस्टेब्लिश नेता है ये कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार हुए हैं। इन्होंने पैसा कमाया, दबा के कमाया, अब इनको वो पैसा जाने का डर लगता है, इसलिए इधर से उधर कूदते रहते हैं और बीजेपी को अभी समर्थन देते हैं। अभी कल बीजेपी की जगह केंद्र में कोई दूसरी सरकार आएगी, पार्टी आएगी, वो भी इन एजेंसी का उपयोग करके पूरे राज्य में, देश में अपनी सरकारें बनाएंगी। अब ये परिपाटी शुरू हुई है, इसलिए मैं चाणक्य नहीं मानता। हाँ, शरद पवार चाणक्य जरूर है, लेकिन वो जुगाड़ू भी है, समय समय पे करते हैं। टाइगर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सूर्यवंशी जी के पास चल रहा हूं। सुधीर साहब, आप मुंबई में हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को लगातार कवर करते हैं, 12 महीने कवर करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो पल्स ऑफ पीपल है वो इस वक्त महाराष्ट्र की क्या है? क्या शिंदे और फडणवीस या उनके पीछे जो मोदी और शाह, ये जो शिंदे और फडणवीस की सरकार है, क्या इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से नीचे आई है? और क्या हम ये मान लें कि उद्धव ठाकरे, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है? और अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो क्या बीजेपी की वही हाल होगा जो अभी हमने हिमाचल में देखा या कर्नाटक में देख रहे हैं? क्या बीजेपी आज की तारीख में कमजोर विकेट पर है और इट्स एडवांटेज ठाकरे एंड पवार? क्या स्थिति है जमीन पर महाराष्ट्र की? देखो दीपक जी, जब महाविकास आघाड़ी का सरकार आया महाराष्ट्र में, उसके बाद में बीजेपी अपोजिशन थी। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 106 विधायक हैं उनके। तो उस टाइम में देवेंद्र फडणवीस ने अपोजिशन लीडर के तौर पे बहुत अच्छा काम किया, पूरे सरकार को कॉर्नर किया, सरकार को एक्सपोज किया। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, उसके पिताजी की जो पार्टी थी शिवसेना, उस पार्टी को छीना गया, उस पार्टी का सिंबल छीना गया, तो लोगों में एक अलग मैसेज गया बीजेपी के अगेंस्ट में। जो बीजेपी उभर रही थी, फिर बीजेपी स्लिपरी ग्राउंड पे आ गई। उसके बाद में जो शिंदे सरकार आई, शिंदे सरकार आने के बाद में महाराष्ट्र के लोगों के दिल दिमाग में एक बात चली कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ धोखा दिया है उद्धव ठाकरे को, कि उसकी वजह से सिंपैथी दिन पे दिन बढ़ रही है उद्धव ठाकरे को इसकी वजह से। तो उनका जो बेटा है आदित्य ठाकरे, उनकी रैली पे 20,000 25,000 लोग ऐसे ही आ रहे हैं। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो लोगों ने एक मन बना लिया है कि बीजेपी के अगेंस्ट में। बीजेपी सिर्फ नंबर में नहीं गिर रही है, बीजेपी आइडियोलॉजिकली भी गिर रही है महाराष्ट्र के लोगों के दिल और दिमाग में। बीजेपी को पहले एक वर्ग था और बहुजन वर्ग था, वो भी बहुत चाहता था, लेकिन वो वर्ग में भी एक असंतोष, अनरेस्ट क्रिएट हो गया है बीजेपी की इस ये घिलौनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स से। तो उसके वजह से हम देखेंगे बाद में
कुछ महीने पहले कुछ सर्वे भी आए थे, प्राइवेट एजेंसी के आए, बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे भी किया था। जो विनोद तावड़े है, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने तावड़े रिपोर्ट भी सबमिट किया है। तो उन सब सर्वे, इंटरनल सर्वेज है, वो क्लियर दिखा रहा है कि बीजेपी स्लीपरी ग्राउंड पे है महाराष्ट्र में। इसकी वजह से जो मंडी के चुनाव, एपीएमसी को चुनाव में भी सब दिख रहा है, सब क्लियर दिख रहा है कि इसकी वजह से बीजेपी डरी हुई है। इसकी वजह से बीजेपी का और एक अलायंस पार्टनर की जरूरत है तो कुछ कमबैक करने के लिए। इसलिए वो अजित पवार उनको गुट को तोड़ना चाहती है एनसीपी के साथ से। इसलिए बीजेपी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है हर चीज का। वो कर रहे कुछ चीज करने के लिए, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने की वजह से लोगों में मेरे ख्याल से बहुत ही एक प्रकार से बीजेपी के अगेंस्ट में एक वातावरण, माहौल बन रहा है। और दूसरी बात, महाविकास आघाड़ी के जो अलायंस पार्टनर है, उनकी जो वज्रमुठ रैली, उनको बहुत भारी पैमाने में भीड़ आ रही है। एनसीपी का जो बेस है वो रूरल बेस है, कोऑपरेटिव बेस है। शिवसेना का बेस है वो अर्बन बेस है। जब रूरल और अर्बन बेस साथ में आता है तो सॉलिड कॉम्बिनेशन बनता है और उनको हेल्प होती है कांग्रेस के हाथ की। तो इसलिए बीजेपी डरी हुई है। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि एनसीपी यानी शरद पवार का जो सहकारिता का बेस है, जो उनकी बुनियाद है, खासकर रूरल महाराष्ट्र की, और फिर अर्बन जो एक आप कह सकते हैं मराठी अस्मिता है, जो जिसको लेकर उद्धव ठाकरे या कभी बाला साहब चले थे, वो दोनों का जो मर्जर है, एक ऐसी केमिस्ट्री बन रही है कि जिसकी अर्थमेटिक्स से मोदी और शाह परेशान। मेरा सवाल इस वक्त टाइगर आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि मोदी, जिसको लोग कहते थे कि साहब एक बहुत बड़े धुरंधर नेता मोदी, और अमित शाह चाणक्य, क्या ये दोनों गुजरात से आने वाले नेता अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को समझ नहीं पाए, या इन्होंने उद्धव ठाकरे को बहुत हल्के में ले लिया, या शरद पवार को अंडरमाइन कर दिया, या अजीत पवार को एक खिलौना समझा? क्या ये मोदी और शाह मराठी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए? What happened to them? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये सब नहीं हुआ, वो देवेंद्र फडणवीस को ओवर एस्टिमेट कर गए। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस को वो महाराष्ट्र के चाणक्य, महाराष्ट्र के धुरंधर, महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता, वंडर बॉय ऑफ महाराष्ट्र, वंडर बॉय, जननायक के रूप में देखने लगे। उन्हें पता नहीं था कि ये जननायक अपनी नागपुर की भी सीट निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, आज प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर। और देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को महाराष्ट्र में समाप्त करने की सुपारी ली, ऐसा काम कर रहे हैं। बीजेपी में बाहर के लोग इतने आ गए हैं कि बीजेपी ओरिजिनल बहुत छोटी रह गई है। बीजेपी एनसीपी, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी सेना। महाराष्ट्र में क्या होता है कि कभी जब कोई बाढ़ से जब कोई प्रकोप आता है और फिर एक गांव उजड़ जाता है तो दूसरी जगह बसाया जाता है उस गांव, तो उस नए बसाए हुए गांव को बुद्रुक कहते हैं। गांव का नाम वही होता है। फॉर एग्जाम्पल पुणे मेन, पुणे बुद्रुक। तो महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी और बीजेपी बुद्रुक पार्टी, और बीजेपी बुद्रुक जो है वो ज्यादा बड़ी हो गई। उसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है, तमाम लोग अपॉर्चुनिस्ट है जो वहां आए हैं। उसके वजह से ओरिजिनल बीजेपी असहाय महसूस कर रही है, वो बोल रही है, वो साथ नहीं दे रही है। वहां उनके लिए जिले जिले में देवेंद्र फडणवीस एक विलन साबित हो रहे हैं। इसलिए, और दूसरी बात, गुजरात और महाराष्ट्र का कहीं ना कहीं एक मन में अनबन बनी रहती है मोरारजी देसाई के समय से। जब मुंबई प्रांत था और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होनी थी, तो 107 मराठी लोगों ने शहादत दी, खून दिया, अपना जान दी। और 107 लोगों के जान जाने के बाद मुंबई महाराष्ट्र को मिली। तो गुजरातियों से हमको जान दे के लड़ना पड़ा और मुंबई लेना पड़ा। उसके बाद गुजराती जो मतदाता थे वो बाय एंड लार्ज बाला साहब ठाकरे के भगवान मानते थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने अंडरवर्ल्ड से लेकर तमाम वसूली बहादुरों को एक डर दिखा के उनको प्रोटेक्ट कर दिया था। अब गुजरात जैसा ही सेंटर में आ गया, हमारे मुंबई के गुजराती भी बिल्कुल बेखौफ हो गए, वो भी दादा बन गए। वो भी कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता को झटका लगता है। और आखिरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मराठी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जब धन की कमी पड़ी तो उन्होंने सूरत पे 2 बार हमले किए। सूरत मुगलों के पास थी, 2 बार सूरत पे हमला किया, सूरत को लूटा और उस धन संपत्ति से महाराष्ट्र के किले और गढ़ बनाए।
उसका बदला नरेंद्र मोदी मुगलों का अब ले रहे हैं महाराष्ट्र से। जब महाराष्ट्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा के ले गए हैं, महाराष्ट्र से 2 मेजर प्रोजेक्ट गुजरात जाना, ये मराठी अस्मिता पे चोट थी, ये मराठी नेताओं की नपुंसकता थी, ये मराठी राजनीति की बड़ी हार थी, ऐसा सामान्य इंसान मानता है। क्योंकि ये 2 प्रोजेक्ट सिर्फ वहां नौकरियां नहीं दिलवा रहे थे, ये 2 बड़े प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जीएसटी आने वाले समय में जो महाराष्ट्र को मिलता वो गुजरात को जा रहा है। जीएसटी जाने का मायना यह है कि आपका टैक्स कलेक्शन जीरो, मतलब इतना बड़ा लाखों करोड़ का टैक्स कलेक्शन आप डूब रहे हैं। ये बहुत दूरागामी इसके परिणाम होंगे जी। इसलिए महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं गुजरात के खिलाफ, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के ये तोड़फोड़ जो अभी सुधीर जी ने बोला उसके खिलाफ अनरेस्ट है। उसके बाद जो बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेके तमाम मसले हैं वो चलते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में सरकार काम नहीं कर रही जी। महाराष्ट्र में सिर्फ नेता एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख लेने की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि आप एक दूसरे को बाद में देख ले, कभी हमको तो देख लो, हम मर रहे हैं। उसके लिए कोई देखने वाला नहीं। जी। मैं टाइगर आपके पास आऊंगा। लास्ट क्वेश्चन मैं सुधीर जी से करूंगा, फिर फाइनल कमेंट्स में टाइगर से लूंगा। सुधीर जी, एक चीज जो टाइगर की बातचीत से, आपकी बातचीत से आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जमीन है आज की तारीख में महाराष्ट्र में वो बहुत कमजोर है और जैसा कि टाइगर कह रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं जो दोष है वो देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी का फडणवीस पर विश्वास करना, वो एक ही कारण बता रहे हैं। अगर 2024 के चुनाव होते हैं लोकसभा में, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और ये स्थिति बरकरार रहती है, तो आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार जैसे 41 सीटें शिवसेना के साथ मोदी जी ने मिलकर जीती थी 48 में से, क्या इस बार खेल बहुत गड़बड़ होने जा रहा है मोदी जी का महाराष्ट्र में, अगर स्थिति यही बनी रही? बिल्कुल दीपक जी, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने उनका खेल गड़बड़ा दिया, वैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल काफी गड़बड़ा गया है। एकनाथ शिंदे को के साथ में उन्होंने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे को की सेना है उसको ठाकरे माइनस सेना कर दी, सरकार आई, लेकिन भविष्य की सरकार आ सकती है कि उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा की चुनाव है उसमें बीजेपी आ सकती है। इसलिए सवाल खड़ा होने की वजह से उनको, जैसे मैंने पहले कहा कि एक पार्टी की जरूरत है, उन्होंने कांग्रेस को तोड़ना है ना तो राष्ट्र एलसीपी को तोड़ना है। ये सब जोड़ तोड़ की राजनीति अभी चल रही है, लेकिन ये जोड़ तोड़ की राजनीति का एक मेरे ख्याल से नेगेटिव वो बुमरैंग हो रहा है, वो लोगों में पसंद नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी जो इलाके है महाराष्ट्र में, जैसे अशोक जी ने कहा कि यहाँ का किसान जो है, गन्ना वाला किसान, कपास वाला किसान, सोयाबीन वाला किसान, प्याज वाला किसान, सब हैरान है। किसी को भी एमएसपी जो मिलनी चाहिए, एमएसपी का रेट वो मिलने पा रहा है। कपास के किसान अभी तक अपने कपास बेच नहीं पाया है, वो किसान बहुत हैरान है। उन्होंने बहुत अनाउंस किया था किसान के, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अनरेस्ट किसानी का मेरे ख्याल से बीजेपी को एक झटका दे सकता है। दूसरी बात, शरद पवार जिस तरीके से उन्होंने ये एक हफ्ते में अपनी इमेज को मेकओवर किया और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की इमेज एक नेक्स्ट डोर नेबर और नेक्स्ट डोर ब्रदर और एनी काइंड ऑफ फ्रेंड ऐसे जो इमर्ज हुआ है, तो उसकी वजह से बीजेपी, और दूसरी तरफ देखते हैं एरोगेंस से दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस एक एरोगेंट लीडर के तौर पे उभर रहे और उद्धव ठाकरे एक सॉफ्ट माइल्ड मैनर के पर्सन के तौर पे उभर रहे। मेरे ख्याल से इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, बीजेपी की लीडरशिप क्राइसिस महाराष्ट्र में बहुत है। उनको पता नहीं चल रहा है कि महाराष्ट्र में मराठा लीडर को ग्रूम करे, ब्राह्मण को ग्रूम करे, ओबीसी को ग्रूम करे, तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन में है। इसकी वजह से कोई भी एक लीडर ग्रूम नहीं हुआ है। 2014 के पहले जो ओबीसी लीडर थे, उनकी वजह से उनको अच्छी तरह से 2014 में 120 और 124 सीट आई थी। फिर उसके बाद में जब देवेंद्र फडणवीस एक प्रॉपर लीडरशिप की तरह उभरे, उसके बाद में बीजेपी मेरे ख्याल से स्लाइडिंग मोड पे है। बीजेपी महाराष्ट्र में कभी सिंगल हैंडेडली, जैसे यूपी हो, बाकी स्टेट हो, वहां पे पावर में आई, लेकिन महाराष्ट्र में पावर में नहीं आ रही है। यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंसर्न बीजेपी की टॉप लीडरशिप को है। ईडी है, सीबीआई है, सब चीजें हैं, रिसोर्सेस है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बढ़नी चाहिए बढ़ नहीं रही है। उनको कोई ना कोई पार्टी का सपोर्ट लग रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी और स्लीपरी स्लाइडिंग मूड पे
तो इनकी वजह से उनको कोई कोर्स करेक्शन, मेजर कोर्स करेक्शन की जरूरत है, लेकिन वो कोर्स करेक्शन करते जा रहे, लेकिन उसके ऊपर पानी फेरा जा रहा है। जैसे शरद पवार ने अपना रेजिग्नेशन देके पूरा उनका रायता फैला दिया, तो उनको पता नहीं चल रहा कि इस चीज को कैसे करेक्ट किया जाए, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। मेरे ख्याल से पूरा अभी मामला फंसा हुआ है। बीजेपी के कोई जो भी लीडर है उनको लोग कम पसंद कर रहे। शिंदे सरकार के मिनिस्टर एक मोटर माउथ जैसे स्टेटमेंट देते तो एक नेगेटिव इमेज सरकार की बन गई है। जैसे खारगर में कुछ लोग मर गए जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए आए थे, वो भी एक मेरे ख्याल से लोगों में एक गुस्सा दिन पे दिन बढ़ रहा है। वो अभी कैसे कोर्स करेक्शन करते, डैमेज कंट्रोल करते, उसके ऊपर काफी आगे की चीजें निर्भर है। जी टाइगर, आपसे अंतिम सवाल। और जो सुधीर भाई ने कहा कि मोदी का एक अहंकारी छवि है, एक एग्रेसिव लीडर के तौर पर है, और जितना मोदी अहंकारी है उतना ही ज्यादा विनम्र जो है पेश आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो आपको लगता है कि क्या ये माइल्ड बिहेवियर का ये जो नया पिक्चर का हीरो आया है उद्धव ठाकरे, क्या ये इम्प्रेस करता चला जा रहा है, और उसके पीछे शरद पवार जैसे बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग जो 1960 से लेकर 2023 तक सक्रिय है, ये जो जोड़ी है, एक तरफ एक बुजुर्ग एक्सपीरियंस चाणक्य और दूसरी तरफ एक माइल्ड हीरो अमोल पालेकर टाइप, आपको लगता है कि क्या मराठी नब्ज को इन लोगों ने पकड़ लिया है, और मोदी जैसे अहंकारी या अमित शाह जैसे, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि फडणवीस में भी ईगो आ गया, इन लोगों की के खिलाफ जब ये लोग खड़े होंगे, ये जोड़ी खड़ी होगी पवार और ठाकरे की, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल भारी पड़ने वाली है। और लोग, दूसरी बात है कि एक सिंपैथी, ऐसा नहीं कि जब उसकी इमेज ऐसी एकदम बॉय नेक्स्ट डोर थी तो लोगों को लग भी रहा था कि यार शिवसेना का चीफ तो बिल्कुल फायर ब्रांड होना चाहिए, इतना माइट कैसा हो गया है। लेकिन जब शिवसेना तोड़ी और जो सिंबल भी ले गए और आपने जो षड्यंत्र रचे, उससे लोगों को लगा कि यार देखो ये इतना आदमी अच्छा है, इतना अच्छा सोचता है, आम आदमी जैसा काम करता है, उसके साथ ऐसा क्यों किया है। वो जो सिंपैथी है, उस सिंपैथी ने इनको और माइल्ड बना दिया। दूसरी तरफ शरद पवार जैसे खिलाड़ी हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस को हमें भूलना नहीं चाहिए। विदर्भ में खासकर जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई, उसको जो अभूतपूर्व समर्थन मिला, जो शेगांव की जो उसकी लाखों की जो भीड़ की रैली थी, और विपक्ष की सरकार में भी लाखों लोग जुड़ना, वहां तो किसी को गाड़ी मिलने नहीं देते, जीप नहीं मिलने देते, टैक्सी मिली तो उसका चालान होता है। ऐसी जगह पे जब लोग लाखों की तादाद में आते हैं तो कहीं ना कहीं भी विदर्भ में एक नई जोश आया। यही कारण है कि विदर्भ में अभी मंडियों के जो चुनाव है उसमें कई दिग्गज अपने घर पे हारे हैं, अपनी सीट नहीं निकाल पाए। वो राणा जो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी वो अपने अमरावती में हार गई। भावना गौड़ी जो हुंकार भर रही थी वाशिम से, वो वाशिम में निपट गई। संजय राठौड़ जो अपने वो जो व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी दोनों आरोपों को झेलते हुए अभी वहां बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं इस मंत्रिमंडल में जी, वो संजय राठौड़ दिग्रस में अपने हार गए हैं। ऐसे कई दिग्गज इनके मतलब मंडी चुनाव में अपने लोगों को नहीं बचा पाए। तो इससे पता पड़ता है, आपने कहा कि एक सवाल आपने पूछा था कि 41 लोग इनके पास थे, आपको क्या लगता है? हाइपोथेटिकल सवाल, मैं इस पे 41 पत्रकारिता में जानता हूँ, बहुत सज्जन पुरुष है। मैं थोड़ा एग्रेसिव होता हूँ, तो इसलिए मैं आंकड़े भी बता देता हूँ। आप तो 41 बोल रहे हैं, मैं 45 दे रहा हूँ इस बार, लेकिन विधानसभा में ये 45 पे टिके रहेंगे और लोकसभा में तो इस सिंगल डिजिट पे आएंगे। मैं उस दिन से बोल रहा हूँ जिस दिन से शिवसेना टूटी थी, उस दिन से मैं लगातार आकलन कर रहा हूँ। मतलब सिंगल डिजिट पे मोदी और शाह आ जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? 48 मोदी शाह एकनाथ शिंदे मिलके सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे लोकसभा। ये वर्तमान में आज यदि चुनाव होते तो वो बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। बहरहाल टाइगर आप आए, सूर्यवंशी जी आप आए, और बड़ी अजीब पॉलिटिक्स है इस वक्त महाराष्ट्र की, जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म हो और उसकी जो स्क्रिप्ट हो जहां प्लॉट बदलता रहता है। और मैं तो ये देख रहा हूं दिल्ली से बैठकर, आप दोनों तो मराठी पत्रकार हैं, कि जिस आदमी को गद्दी से उतारा गया वो और ताकतवर हो गया, जिस आदमी ने इस्तीफा दिया वो अब किंग बनने जा रहा है। तो इस्तीफा देने पर, गद्दी छोड़ने पर कद बढ़ रहा है महाराष्ट्र में। अजीब स्क्रिप्ट है। आप दोनों आए, आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।